एक मिस्टिकल सिटी थी जहाँ पे बड़ी अजीब सी चीज़ें होती थी वहाँ के रहने वालों के हिसाब से। उस सिटी में एक यंग फिलोसोफर था, एक नौजवान लड़का था जो बाकी शहर के लोगों से बिल्कुल अलग था। बाकी शहर के लोग जो चीज़ें होती थी उसको एक्सेप्ट करते थे और डेली रूटीन, डेली एक जैसी ज़िंदगी फॉलो करते थे। लेकिन वो नौजवान लड़का हर चीज़ों को क्वेश्चन करता था, सोचता था कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है। एक बार वो टहल रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक कुम्हार बर्तन बना रहा है और बड़ी खूबसूरत से शेप में खूबसूरत सी उस पे नक्काशी डिज़ाइन वगैरह बना रहा था। उसको देख के बहुत खूबसूरत सा एहसास हुआ कि कितने खूबसूरत बर्तन ये बना रहा है। आगे गया, आगे उसने एक और कुम्हार देखा, वो भी बर्तन बना रहा था, वैसा ही लगभग शेप था लेकिन बिल्कुल एक सा नहीं था, आइडेंटिकल नहीं था, लेकिन उसकी भी एक अलग खूबसूरती थी। उसको देख के भी उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भी तो खूबसूरत है। आगे गया, आगे और भी कई सारे कुम्हार थे, वो सब अलग अलग बर्तन बना रहे थे, अलग अलग शेप साइज़ में, अलग अलग डिज़ाइन में, सबकी अपनी अपनी खूबसूरती थी। उसके मन में एक सवाल पैदा हुआ कि खूबसूरत तो सब हैं, असल खूबसूरती तब क्या है, किसको हम कहेंगे कि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि खूबसूरती सब में निखर के आ रही है। बड़ी कन्फ्यूज़न हुई उसको। फिर वो गया अपने गुरुजी के पास। गुरुजी उसको लेकर गए एक गुफ़ा में। उस गुफ़ा में बहुत सारे लोग थे, सब कैद थे, सबके हाथ में जो है, सबके पैर में जो है जंजीरें थीं, जो चेन थी उससे बंधे हुए थे और आग जल रही थी वहाँ पे। वो सब अपनी छाया देख रहे थे और दीवारों पे उनके उनकी छाया बन रही थी और उस गुफ़ा के अलावा उनको कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो उसी में कैद थे और उनके पैर तो बंधे हुए थे। तो गुरुजी ने उस नौजवान लड़के से कहा कि ये जिस तरीके से कैद हैं और उनको जो अपनी छाया दिख रही है, जो दीवारें दिख रही हैं, उनके हिसाब से वही सच है, उसके अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक वही चीज़ तुम्हारे साथ हुई है। इंसान जो देखता है वही सच मानता है, जबकि वो सच नहीं होता, वो तो महज एक छाया होती है। जो खूबसूरती तुमने उस बर्तनों में देखी वो खूबसूरती थी ही नहीं, वो उस खूबसूरती की एक छाया थी जो हमारी सोच से बहुत ज़्यादा परे है। ठीक ऐसे ही इन कैदियों की तरह जो यहाँ पे बरसों से कैद हैं, जिन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, अपना दिमाग नहीं लगाया, और जो छाया उनको दिख रही है अपनी, वही छाया उनके लिए सत्य है। जब वो अपनी जंजीरें खोलेंगे, जब वो अपनी चेन खोलकर उस गुफा से बाहर निकलेंगे, तब उनको पता चलेगा वो छाया सच नहीं था। दुनिया तो और भी कुछ और है, इससे बियॉन्ड भी चीज़ें मौजूद हैं। इसको कहा जाता है प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज़ या फॉर्म्स। प्लेटो के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यही बात प्लेटो ने एक्सप्लेन की कि जो कुछ आपको दिख रहा है वो सच नहीं है। जो आप देख रहे हैं, जो आप छू रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, उससे आगे कुछ है और वही परफेक्शन है। जैसे उस बर्तन को उसने देखा, खूबसूरती का एहसास हुआ, लेकिन वो खूबसूरती वास्तविक नहीं है। जो असल खूबसूरती ना, उसका तो वो बस एक छोटा सा एहसास है। जो कुछ आप दुनिया में देख रहे हैं ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई तो इससे भी बड़ी है। जो चीज़ें आप यहाँ पे देख के आश्चर्यचकित हो रहे हैं, इसका मतलब वास्तव में वो उससे भी बेहतर है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। उम्मीद है कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। प्लेटो आपके सोक्रेटिस के शिष्य थे, चेला जी थे, और इन्होंने ग्रीस में एकेडमी का जो है एकेडमी की स्थापना की थी, और ये वेस्टर्न जो दुनिया में पहली एकेडमी रही जिसने पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी को और पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। और इनके कई सारे जो है अकाउंट्स हैं जो डायलॉग के फॉर्म में हैं। जैसे हमने कहानी बताई बातचीत के तौर पे, वैसे बातचीत के तौर पे इनकी सारी फिलॉसफी जो है आपको दिखाई देगी। सोक्रेटिस ने तो जैसे कुछ लिखा नहीं, तो यहाँ से कुछ चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। इनका एक फेमस जो काम है वो है द रिपब्लिक, इसके अलावा फीडो। तो जो कहानी हमने बताई वो थी आपके प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज़। उन्होंने यही बात की कि जो कुछ आप देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, उसके बियॉन्ड चीज़ें हैं, वो असल फॉर्म है। ठीक है, वही सब कुछ है। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन्होंने दो क्षेत्रों की बात की। पहला फॉर्म्स की, दूसरा जो आपको दुनिया में दिख रहा है। वर्ल्ड ऑफ सेंसरी परसेप्शन, इंद्रियों की दुनिया। जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप छू रहे हैं, जो कुछ आप बदलते हुए देख रहे हैं, दिन हो रहा है, रात हो रही है, आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, बर्तन बन रहे हैं, टूट रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फसल उग रही है, सब कुछ हो रहा है। ये क्या है? आप सब महसूस कर रहे हैं, इस दुनिया की बात है। लेकिन इन सब से परे भी कुछ है जो इटर्नल है, जो कभी बदलने वाला नहीं है,
जो अनचेंजिंग है, जो हमेशा के लिए है, जो हमारे विचारों से परे है, वो क्या है? वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, रूपों की दुनिया। अलग अलग रूप हैं जो कि क्या है? वो अल्टीमेट रियलिटी है, वो अंतिम सत्य है, अंतिम वास्तविकता है। इसको एक्सप्लेन किया वही गुफा वाला एग्जाम्पल देके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो फॉर्म्स, जो रूप हम कह रहे हैं कि हाँ इससे परे है, इससे ऊपर है, इससे बियॉन्ड है, उसकी हायरार्की भी अलग अलग हो सकती है। जैसे खूबसूरती जो आप रियल में देख रहे हैं उसके बियॉन्ड भी एक खूबसूरती है, उस खूबसूरती की अलग अलग हायरार्की हो सकती है। जो सबसे बड़ा रूप होता है उसको उन्होंने बोला फॉर्म ऑफ द गुड। और ये फॉर्म ऑफ द गुड असल जो है ज़िंदगी, मतलब असल चीज़ों को, असल फ़िलॉसफ़ी को एक्सप्लेन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि सूरज है। सूरज क्या है? सूरज के पास अपना प्रकाश है और वो प्रकाश अपना फैलाता है और बाकी हर चीज़ दुनिया की क्या हो जाती है? चमकने लगती है, सब में उजाला हो जाता है। वो क्या है? फॉर्म ऑफ द गुड है। इस लेवल का वर्च्यू और इस लेवल का विजडम इंसान के अंदर आए तो फिर इंसान क्या करेगा? इस दुनिया की, यानी कि जो वर्ल्डी जो चीज़ें हैं, जो वर्ल्ड ऑफ सेंसरी परसेप्शन है, उससे हटके इंसान वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स की तरफ जाएगा। जैसे गुफा वाला एग्जांपल दिए, वो इंसान अपनी चेन खोलेगा, चेन खोल के दुनिया से बाहर निकलेगा। जब वो उस दुनिया से, जो गुफा थी, उसको जो दिख रहा था, जो वो फील कर रहा था कि यही सब कुछ है, उससे बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको पता चला कि नहीं, दुनिया में बहुत कुछ है। और अलग अलग ज्ञान को वो इकट्ठा किया, वो ज्ञान खोजने के लिए निकला और उसको ज्ञान मिला और अल्टीमेटली वो बन गया फिलॉसफर किंग, महाज्ञानी, विजडम से भरपूर। यहाँ पे भी कहानी पूरी नहीं होती। वो ये समझ चुका है कि हाँ, जो कुछ अब देख रहे थे छाया है। ज्ञान मिलने के बाद उसका काम है कि फिर वापस वो गुफा में आए और जो बाकी लोग कैद हैं, जो बाकी मोह माया में डूबे हैं कि यही सच्चाई है, उनको वो बताया कि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यहाँ से निकलने में है, सच्चाई तो यहाँ से निकल के चीज़ें ढूंढने में है, सच्चाई तो निकल के लोगों से सवाल करने में है। इस तरीके से वो रिटर्न करेगा गुफा में और लोगों को बताएगा, लोग भी फिर वहाँ से निकलेंगे और जो समाज दिखाई देगा, जो इंडिविजुअल डेवलप होगा, वही असली विजडम है, वही असली वर्च्यू है। ठीक है, तो ये था प्लेटो का कॉन्सेप्ट, किसके बारे में? आइडिया के बारे, फॉर्म के बारे में। तो इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन हम लोग करेंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो निकलेंगे क्या? आपके प्लेटो की वर्च्यू या फिर प्लेटो के सद्गुण या गुण, जो भी आप कहना चाहें। जब इंसान चेन से बाहर निकला ना, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो, तो वो ज्ञान की प्राप्ति अल्टीमेटली वर्च्यूज़ के थ्रू हो रही है। कौन कौन से वर्च्यूज़ हैं? विजडम, करेज, टेम्परेंस और जस्टिस, यानी कि ज्ञान, साहस, संयम और न्याय। न्याय क्या है? न्याय इन तीनों की वजह से आ रहा है। विजडम, करेज और टेम्परेंस है तो ही जस्टिस आएगा। ठीक है, और करेज और टेम्परेंस है तो विजडम आएगा। यानी कि सबसे पहले इंसान अपने अंदर साहस और संयम लेके आए, फिर विजडम आएगा, और जैसे विजडम आएगा न्याय अपने आप आएगा। कैसे आएगा ये समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। जैसे हमको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, कभी कभी, मतलब कुछ गलत चीज़ें जो हो रही हैं, जो इलॉजिकल हैं, उसमें मान लीजिए गुस्सा आता है। तो अगर हम अपने गुस्से को नहीं रोक पा रहे हैं तो क्या मेरे अंदर साहस है? नहीं है। अगर आपको कोई 4 गाली दे रहा है, उसके 4 गाली के बाद भी आप अपने आप को रोक रहे हैं, ये आपका संयम है प्लस आपका साहस है। अगर आपको किसी ने पीट दिया और आपने भी बदले में पीट दिया, ये कोई संयम तो हुआ नहीं, ना ही कोई हिम्मत की काम हुआ। जैसे गांधी जी ने कहा ना कि अहिंसा अगर आप कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हिम्मत का काम है। हिंसा करने वाले तो वो हिम्मत चाहिए ही नहीं, वो तो कायरता असल में है कि इंसान ने ना आप देखा ना ताव, वहीं पे धुन दिया। तो अगर अहिंसा इंसान दिखा रहे तो वो ज़्यादा मेहनत उसमें लग रही है। आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, आप रोकिए खुद को, आप नहीं रोक पाएंगे। इंसान सोचेगा जवाब दें, जल्दी से जवाब दें उसको, उसने हमको ऐसे कैसे बोला, या किसी ने आपको गाली दे दी, आपको अंदर से कुछ होता है, ये संयम गायब हो जाता है और इंसान का करेज भी गायब हो जाता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता। तो अगर करेज और टेम्परेंस है, संयम है, तो विजडम आएगा। अगर वो अपने आप को रोक रहा है ना, तो वही तो विजडम है। एक किसी ने आपको गाली दी और गाली देने से आप अपने आप को रोक ले रहे हैं, बदले में गाली देने से, बदले में आप जो है इन रिटेलिएशन कोई भी एक्शन करने से आप अपने आप को रोक रहे हैं, वही तो विजडम है। विजडम की परिभाषा पहले भी बताई, ज्ञान की परिभाषा पहले भी बताई, पढ़ लिया आपने, वो ज्ञान नहीं है।
आप चीज़ों को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, फ़र्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो असली विजडम है, असली ज्ञान है। तो टेम्परेंस और करेज अगर नहीं है तो ज्ञान कहाँ से आएगा? आपको किसी ने मारा और आपने भी मार दिया, साहस का गलत इस्तेमाल किया, संयम आपने दिखाया नहीं, तो आप भी हिंसा के बदले हिंसा कर रहे हैं, तो ज्ञानी कहाँ से हुए, भले आप पीएचडी होल्डर हो। तो करेज और टेम्परेंस हो तो ही विजडम आएगा, और जब विजडम आएगा तभी आप न्याय कर पाएंगे। ज्ञान नहीं है तो आपको समझ ही नहीं होगी कि किसके साथ कितना क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आपने अगर बहुत पढ़ लिया तो आपको इक्वालिटी आ जाएगी कि हाँ, एग्जाम्पल बस दे रहे हैं, थोड़ा सा मे बी हाइपोथेटिकल हो। आपने बहुत पढ़ लिया, किताब में पढ़ने के बाद आपका थोड़ा सा जो चक्षु है ना वो खुल गए, और आपको ये समझ में आया कि इक्वालिटी समाज में होनी चाहिए। 4 लोग सामने बैठे हैं, आपको कोई चीज़ बांटनी है, चारों को आपने बराबर बराबर बांट दी। विजडम नहीं है। ज्ञान हो सकता है कि आपने न्याय किया ये कि, लेकिन पूरा न्याय नहीं है। आप थोड़ा सा और डीपली घुसें और आपको पता चले कि मान लीजिए आपने रोटी बांटी है, चारों को एक एक रोटी आपने बांट दी, या 2-2 रोटी मान लीजिए बांट दी, 2-2 रोटी चारों को आपने बांट दी, लेकिन आपको पता लगा कि उसमें से 2 लोगों के पास ऑलरेडी 2-2 रोटियां थीं, और उसमें से जो 2 लोग थे उन लोगों ने तो 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं था, फिर भी आपने सबको दोनों मतलब चारों लोगों को 2-2 रोटियां दे दी। तो ये इक्वालिटी के तौर पे आपने बांट तो दिया, लेकिन सही नहीं है, क्योंकि जो 3 दिन से भूखे हैं उनको ज़्यादा हक बनता है, उनको आपको 3-3 दे देनी चाहिए थी, और जिन लोगों ने अभी कल ही खाई थी 2-2 रोटी, उनको एक एक देनी चाहिए थी। क्या हो गया? ये असल न्याय हुआ, ये असल जस्टिस हुआ। और ये जस्टिस कहाँ से आता है? ये जस्टिस आता है आपके विजडम से। तो बेसिकली इन्होंने 3 वर्च्यू की बात की कि करेज और टेम्परेंस इंसान अपने अंदर लेके आएगा तो विजडम डेवलप होगा, और विजडम इंसान के अंदर आएगा तो जस्टिस आएगा। इसी को कहा इन्होंने क्या? थियरी ऑफ जस्टिस। और इन 4 वर्च्यूज़ के हिसाब से मिला जुला के इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया, और 2 लेवल पे इस चीज़ को डिफ़ाइन किया। एक तो व्यक्तिगत तौर पे, इंडिविजुअल लेवल पे, और दूसरा स्टेट लेवल पे। कैसे इंडिविजुअल लेवल पे? इन्होंने कहा कि इंसान की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, उसके 3 पहलू होते हैं। एक तो दिमाग से कनेक्शन जो होता है, तर्क वितर्क करने वाली शक्ति, दूसरा उसकी भावनाओं से कनेक्शन होता है, और तीसरा उसकी लालसा, उसकी हवस, उसकी इच्छा से कनेक्टेड होता है। इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए 3 चीज़ें या 3 वर्च्यू हमारे काम करते हैं। अपने दिमाग के लिए आपके पास विजडम होना चाहिए, तभी तो सही फैसला लेंगे। अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास करेज होनी चाहिए। जैसे हमने कहा, गुस्सा अगर हमको आ रहा है तो गुस्सा को रोकने के लिए हिम्मत चाहिए। कोई हमको गाली दे रहा है तो हम गाली ना दें, उसको रोकने के लिए हिम्मत चाहिए। नहीं आ पाती ना, हम लोग के अंदर नहीं आ पाती, इतने भी महान नहीं हो पाए, मतलब हो सकते हैं हम लोग, हालांकि कोशिश करेंगे तो बिल्कुल होंगे। तो अपने इमोशन को रोकने के लिए करेज की ज़रूरत है, और अपनी इच्छा को रोकने के लिए टेम्परेंस की ज़रूरत है, संयम की ज़रूरत है। जैसे एक लालची इंसान होता है ना, एक के बाद एक की इच्छा करते जाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता। तो इन तीनों वर्च्यूज से इंसान इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो वो इंसान परफेक्शन की ओर बढ़ेगा। ठीक वैसे ही राज्य भी काम करता है। राज्य भी एक बड़ा इंसान है, बड़ा सा इंसान, एक बड़ा मानुस है, और राज्य भी ऐसे ही काम करता है, जो 3 तरीके के लोगों से मिलकर बना होता है। एक वो इंसान जिसके पास दिमाग है, विजडम है, एक वो इंसान जिसके पास हिम्मत है, करेज है, और एक वो इंसान जो अपने एपेटाइट पे, अपनी इच्छा पे कंट्रोल करता है, क्योंकि संयम है। और जिसके पास संयम है वो प्रोड्यूसर है, वो चीज़ों को मुहैया कराएगा लोगों को, और जिसके पास हिम्मत है वो राज्य की हिफाजत करेगा, और जिसके पास ज्ञान है वो उस राज्य में शासन करेगा। ये बेसिकली हिंदुज़म में जैसे 4 वर्ण थे ना, उन्होंने प्रोफेशन के हिसाब से यहाँ पे बांटा, यहाँ पे भी प्रोफेशन के हिसाब से, काम के हिसाब से वर्च्यूज़ को डिवाइड कर दिया, और उसके हिसाब से पूरे राज्य को चलाने की बात की। ठीक है, हालांकि ये कोई भेदभाव वाली चीज़ यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि वर्ण सिस्टम बाद में क्या हो गया, भेदभाव का एक ज़रिया बन गया। तो इसी में जो विजडम वाला इंसान है ना, जिसने अपने माइंड पे कंट्रोल पा लिया, और माइंड पे कंट्रोल पा लिया का मतलब क्या है, उसके अंदर करेज भी आ चुकी है और संयम भी आ चुका है, टेम्परेंस भी आ चुका है, तो वही इंसान क्या कहलाता है? फिलोसोफर किंग। इसी से कॉन्सेप्ट आया थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग। और जो फिलोसोफर किंग होता है ना, उसी के पास वो आइडिया होता है जिस आइडिया की हम बात शुरू में किए, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज़, जो फॉर्म ऑफ द गुड है, जिसको हाईएस्ट नॉलेज है, अल्टीमेट ट्रुथ पता है, वो समझ चुका है कि जो कुछ यहाँ दुनिया में दिख रहा है, जो कुछ हमें महसूस हो रहा है, वो सब छाया है, इससे बियॉन्ड चीज़ें हैं। और वो बियॉन्ड वाली चीज़ें जब इंसान समझने लग जाए, वही क्या बन जाता है? फिलोसोफर किंग। इसके अलावा थियरी ऑफ एजुकेशन इन्होंने दिया,
इसमें इन्होंने बताया कि कैसे वर्च्यूज़ के साथ इंसान जस्टिस की ओर बढ़ेगा एजुकेशन के इस्तेमाल से। इसको लेकर इन्होंने पूरी ज़िंदगी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बांट दिया अलग अलग हिस्से में, 3 हिस्से में। पहला अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, बच्चा पैदा हुआ वहाँ से लेके फिज़िकल जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी उसको चीज़ें पसंद है, कहानी सुना के वगैरह वगैरह, उसको ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है गार्जियन ट्रेनिंग, जो माता पिता से कनेक्टेड है, मतलब थोड़ा सा प्राइमरी एजुकेशन में इंसान गया। और फिर लास्ट में आता है फिलोसफर किंग वाला, इंसान फिलोसफर किंग बना। इसमें क्या है, इंसान अपने एजुकेशन का, अपने विजडम का इस्तेमाल करेगा और उस रास्ते पर जाएगा जहाँ पे अल्टीमेट ट्रुथ उसको मिलेगा। इसके अलावा थियरी ऑफ कम्युनिज़्म, कम्युनिज़्म की थियरी इन्होंने दी। क्या है ये कम्युनिज़्म की थियरी? प्लेटो ने, जैसे आज की कम्युनिज़्म की थियरी क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं कि जैसे रशिया में था कम्युनिज़्म, और आज भी माना जाता है, और चाइना में भी माना जाता है, बट वो ट्रू कम्युनिज़्म नहीं है। कम्युनिज़्म का मतलब है कि इंसान वेलफेयरिस्ट पॉलिसीज़ को बहुत रिजिडली फॉलो करता है। अगर आपके पास 4 रोटी है, आपके पड़ोसी के पास कुछ भी नहीं है, तो आप उसको अपनी रोटी देंगे, ये आपका कर्तव्य है। सरकार ऐसे ही करेगी। अगर पता चलेगा कि हाँ आपके 3 पड़ोसी भूखे हैं और आपके पास 4 रोटी है और आप ही चारों जमा करके बैठे हैं, तो वो 3 आपसे ले लेगी। एक आपका हक है और बाकी 3 का 3 लोगों का हक है। ये क्या है? कम्युनिज़्म है। आपके पास 20 लीटर दूध है, आपके 19 पड़ोसी और हैं जिनके पास कोई भैंस नहीं, कोई गाय नहीं, कोई दूध नहीं, तो 19 लीटर आपसे लेगी और 20 को 1-1 लीटर दूध मिलेगा। क्या है? कम्युनिज़्म है। तो थियरी ऑफ कम्युनिज़्म इन्होंने यहाँ पे क्यों एक्सप्लेन की? एक्सप्लेन इसलिए की क्योंकि फ़िलासफ़र किंग जो है, अगर मान लीजिए जिसने जो भी फ़िलासफ़र किंग बनता है, जो भी इतना विद्वान हो जाता है और वही शासन कर रहा है, तो बहुत हद तक चांस है ना कि उनके माता पिता का एक हस्तक्षेप दिखाई देगा शासन में, या एक पार्शियलिटी शायद कहीं ना कहीं दिखाई दे। इसलिए इन्होंने थियरी ऑफ कम्युनिज़्म दिया था, यहाँ पे भी मिल बांट के कैसे काम किया जाए उसको बताने के लिए, गार्जियन को बताने के लिए कि कैसे करप्शन ना हो और कैसे अपना वो पर्सनल इंटरफेरेंस वहाँ पे ना दिखाएं, पर्सनल इंटरेस्ट ना दिखाएं। अगर फिलोसफर किंग है भी आपका बेटा या जो भी, तो आप वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। पब्लिक वेलफेयर में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सबके लिए इक्वालिटी के साथ फॉलो होंगी, और जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ें आपकी हैं, वो सिर्फ आपकी नहीं हैं बल्कि वो चीज़ें सभी की हैं, उस पर सभी का हक है। इसको कहा गया थियरी ऑफ कम्युनिज़्म। इसके अलावा प्लेटो का अगर व्यू देखा जाए विमेन पे, महिलाओं पे, तो इन्होंने महिलाओं की बराबरी की बात की, जो कि अरिस्टोटल के टाइम पीरियड में थोड़ा सा हमको नहीं दिखाई देती। इसके अलावा डेमोक्रेसी की बात की तो डेमोक्रेसी को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, कहा कि डेमोक्रेसी में वही लोग होते हैं जो इग्नोरेंट हैं, जो अज्ञानी हैं, जो जाहिल हैं। एक अज्ञानी भीड़ के द्वारा डेमोक्रेसी चलाई जाती है, जहाँ पे डिसीजन डिज़ायर के बेसिस पे लिए जाते हैं, विजडम के बेसिस पे नहीं। आज के भारत को देखिए, डेमोक्रेसी आज के भारत की विजडम के बेसिस पे बिल्कुल नहीं चल रही है। आज के भारत की डेमोक्रेसी चल रही है डिज़ायर्स के बेसिस पे। वो डिज़ायर किसी बेस पे भी हो सकता है, चाहे वो रिलीजन का नाम लेके, चाहे वो कास्ट का नाम लेके। पिछले 10-12 साल में जो पॉलिटिक्स हुई उसमें तो ये चीज़ें और ज़्यादा बेहतर तरीके से आई। हालांकि ये तो शुरुआत से चला आ रहा है, एकदम शुरुआत से, आप आज़ादी के बाद से देखिएगा तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल दिखाई देगा, रिलीजन का, जाति का। लेकिन 10-12 साल में इसका आपको बेहतरीन एग्जाम्पल दिखाई देगा कि कैसे लोगों ने अपनी इच्छा को ऊपर रखा अपने विजडम से। उनको मतलब ही नहीं था कि हमारी इस एक्शन से क्या होगा, हमारे इस इंसान को वोट देने से क्या रिज़ल्ट आएगा। और आज देखिए भारत में बहुत सारी दिक्कतें हैं, प्रेस में सबसे पीछे हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में मतलब पता नहीं कहाँ गिनती है कि पता भी नहीं है। नेपाल और भूटान जैसे इतने छोटे छोटे देश जो हैं, गरीब देश माने जाते हैं, वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत बेहतर रहता है। और भारत के लोग जो विश्व गुरु बनने की बात करता है, वहाँ पे लोग खुश ही नहीं हैं। एक दूसरे पे भरोसा लोग नहीं कर पाते कि कौन किसको कहाँ पीट देगा, कौन किसके धार्मिक स्थल के सामने नारा लगाने लगेगा, कौन किससे ज़बरदस्ती अपने धर्म का नारा लगवाएगा, कौन किसकी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कौन किसको मार डालेगा, कौन किसके त्यौहार पे मतलब वो कह लीजिए कि कोई दंगे जैसे माहौल क्रिएट करेगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो विजडम पे बेस्ड है ही नहीं। हमारे नेता जो हैं वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। अभी रिसेंटली देखिए किसी विधानसभा में या पार्लियामेंट में शायद किसी नेता ने वहीं पे थूक दिया गुटखा खा के। ये विजडम है या ये ज्ञान है? ऐसी कई सारी चीज़ें हैं
आज के जो राजनेता हैं वो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। वो ये नहीं बताएंगे कि देखिए हमने आपके लिए स्कूल बनाया, आपके लिए हॉस्पिटल बनाया, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा दिए। वो तो कहते हैं कि देखो अगर वो सरकार आई तो मंगलसूत्र लेके चले जाएंगे, ये आएंगे तो ये बहरूपिये हैं, घुसपैठिए हैं, ये कर देंगे, वो आपको जीने नहीं देंगे, विस्फोट होगा जनसंख्या का, फिर आप कहीं जाने के लिए नहीं बचेंगे, बांग्लादेश जैसी हाल होगी, ये होगा वो होगा। ये सब क्या है? सब बेवकूफ़ी है। यही इग्नोरेंट मासेस हैं। अज्ञानता की हद है ये, जहाँ पे इंसान विजडम का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। इंसान विजडम का इस्तेमाल करेगा तो बताएगा कि जनसंख्या ऐसे कैसे बढ़ जाएगी और माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो जाएंगे। अरे उसके लिए कुछ कैलकुलेशन है कि नहीं है? बेसिक मैथ्स आते हैं कि नहीं आते हैं? तो इंसान अपनी डिज़ायर के पीछे भाग रहा है, अपनी जाति अपने धर्म के पीछे भाग रहा है। वो विजडम का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है कि वो नेता जो ये बात बोल रहा है कि मंगलसूत्र छीन के लेके जाएंगे, कैसे छीन लेंगे? वो लोग जो कह रहे हैं कि हाँ होली और जुमा एक साथ पड़ा है और बड़ा खतरा है दंगे का, इसका उसका, कुछ तो खतरा हुआ ही नहीं और ग्राउंड पे तो कुछ था ही नहीं। हमारे शहर में इतने साल से ये सारी चीज़ें होती हैं। दशहरे पे मस्जिद के साथ मूर्ति को थोड़ा सा टच करके लेके जाते हैं, वहीं मस्जिद के सामने सारी चीज़ें होती हैं, कोई दंगा नहीं हुआ। एक बार दंगा हुआ था बहुत साल पहले, उसके बाद लोगों को समझ में आ गई कि हाँ नेता लोग बस लड़ाते हैं, उसके अलावा नुकसान तो आम आदमी का कुछ नहीं होता, बहुत बेहतर चीज़ें हैं। तो इस बार भी ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन लोगों को गुमराह किया गया इलेक्शन के चक्कर में कि हाँ माहौल गड़बड़ है। कुछ भी गड़बड़ नहीं था। इनफैक्ट ऐसे उल्टे केसेस हुए जहाँ पे 2-3 नहीं 4-5 मुस्लिम लोगों को ज़बरदस्ती होली के मतलब फेंका गया रंग, एक को हार्ट अटैक आ गया, थप्पड़ मारा था, वो डर के मर गया। इसके अलावा एक को पीट पीट के मार दिया गया। ये तो फैक्ट है, कोई कहा सुनी और अफवाह वाली बात थोड़ी है। आप न्यूज़ पे जाइए देखिए। तो उल्टा इसकी चीज़ें हुई। तो जो दंगे की बात थी वो दंगा तो नहीं हुआ, बल्कि उल्टा चीज़ें हुई कि हाँ अब छोड़िए क्या ही कहें। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि इंसान विज़डम का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जो नेता हैं वो भी विज़डम से नहीं चुने जा रहे हैं और विज़डम से नहीं चुने जा रहे हैं, इसीलिए तो ये सारा बखेड़ा खड़ा हो रहा है। क्योंकि जनता तो बड़ी इमोशनल है। एक बार आप भगवान का नाम लीजिए, जनता गदगद हो जाएगी। एक बार धर्म का नाम लीजिए, जनता गदगद हो जाएगी और बस काम निकल गया, कुछ होगा ही नहीं। तो यही वजह है कि प्लेटो ने कहा कि डेमोक्रेसी बड़ी वाहियात चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो जाहिल लोग हैं ना वही राज करते हैं और जो उसको वोट भी दे रहे हैं वो भी वैसे ही हैं। डिज़ायर के नाम पे, अपने धर्म जाति के नाम पे, मतलब ये तो आज की बात हो गई, वोट करते हैं, विजडम का इस्तेमाल नहीं करते। अब जहाँ विजडम नहीं है वहाँ पे तर्क कहाँ से आएगा, जहाँ वहाँ लॉजिक कहाँ से आएगा? 80 करोड़ लोगों को खाना देते हैं जैसे सरकार बोलती है, तो 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं तो इसका ये मतलब मान रहे हैं ना कि 80 करोड़ गरीब बैठे हैं, तो ले दे के 60 करोड़ ही लोग हैं जो थोड़ा सा ठीक ठाक हैं। उसमें भी अब जो है एक्सेप्शन निकलेगा। तो ये कैसे विश्वगुरु बनेंगे जहाँ पे आधी से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जी रही है? तो एक तरफ खुद ही बोलेंगे कि 80 करोड़ को खाना दे रहे हैं और एक तरफ खुद ही बोलेंगे कि यहाँ पे इतने स्टार्टअप्स हो गए, इतने लोग अमीर हैं, इतने लोग ये हैं वो हैं, फलाना ढिमकाना। ज़्यादा बोलने में भी इंसान को सोचना पड़ता है। तो बहरहाल इसलिए डेमोक्रेसी के खिलाफ प्लेटो थे। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगला जो हम लोग देखेंगे वो है आपके एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कई सारी चीज़ों के बाप रहे हैं, पितामह रहे हैं। तो एरिस्टोटल के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब अगर आप लोग करते नहीं हैं ये तो दिखता ही है, क्योंकि नंबर्स वैसे ही रहते हैं, ना आप लोग लाइक करते हैं ना आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं। तो वीडियो पूरी देखा करिए, बनाने में टाइम लगता है। तो ठीक है, थैंक यू। अगली वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे एरिस्टोटल को।